हरिओम। टीचर्स अकादमी प्रयागराज से मैं हूं डॉक्टर पंकज। मित्रों, आपके सामने आ चुका हूं टेट की कक्षा को लेकर के। और हिंदी के बाद हमारी कक्षा जो 10 से 11 तक रहती है दोस्तों, और मैं अपनी कक्षा को लेकर के आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। और उद्देश्य इस संस्था का यही है कि आपके लिए अच्छा करना हमारा प्रथम उद्देश्य है, और आप पात्रता को प्राप्त कर लें दोस्तों, यही हमारी पहली प्राथमिकता है कि आप शिक्षक बनने की पात्रता आपके पास हो जाए, और ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। और दूसरी प्राथमिकता ये है कि जो शिक्षक बन चुके हैं, जो भी शिक्षक बंधु हैं और सीनियर शिक्षक हैं, उनके लिए ये जरूरी है कि अपनी नौकरी को बचा पाना, इस पात्रता के द्वारा अपनी नौकरी को बचा पाएं। और जो नव प्रवेशी छात्र हैं, जो डीएलएड, बीएलएड, डीएलएड और बीटीसी, बीएड किए हुए हैं, वो अपने शिक्षक बनने की राह पे आगे बढ़ रहे हैं मित्रों, तो उनके लिए जरूरी है कि वो इस पात्रता को जरूर प्राप्त करें। हमारे छात्र जुड़ चुके हैं, अगर हमें जुड़ चुके हैं तो आप हमें जरूर कमेंट करें कि हमारी आवाज आप तक जा रही है, हमारी आवाज आप तक जा रही है, तो हम लोग अपने कार्य को शुरू करेंगे। तो हम लोग अपने कार्य को शुरू करने के पहले दोस्तों ये बताना चाहेंगे कि शिक्षक बनने के लिए जरूरी है कि एक शिक्षक के रूप में चयनित होने के लिए जरूरी है कि आपकी पात्रता, क्योंकि देखिए नए नए कानून रोज रोज बन रहे हैं दोस्तों, रोज नए कानून आ रहे हैं, रोज नए कानून आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं, चाहे वो एनसीटी का हो, चाहे वो एनईपी का हो, तो सारे कानून आपके लिए प्रभावी हो जाएंगे। इससे पहले जरूरी ये है कि हम सब मिल करके इस पात्रता को मित्रों प्राप्त कर लें, ठीक है। और पात्रता प्राप्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी ऐसी संस्था नहीं होगी, कहीं भी ऐसी कोई भी परीक्षा नियामक प्राधिकारी नहीं होगा कि जहां पे भी ये शर्तें न लागू की गई हो। भारत सरकार से देखिए, हमारे जो निकटवर्ती राज्य है, उन हरियाणा में है, अन्य राज्यों में देखिए प्री कर दिया, मेंस कर दिया, इंटरव्यू कर दिया, ढेर सारे, मतलब आपके देखा जाए तो डीएसएसबी के पैटर्न पे, केवीएस के पैटर्न पे पूरी तरह से परीक्षाएं हो चुकी हैं। तो साथियों, ढेर सारी बातें न करते हुए हम लोग अपने पाठ्यक्रम पे आते हैं। आज हमारी कक्षा संस्कृत विषय को लेकर के है, पात्रता पानी है दोस्तों। हम लोग बहुत ज्यादा बातें नहीं करते हुए अपने पाठ्यक्रम पे आते हैं और सवाल करते हैं। सवाल हमारा क्या होगा आज का, और ये सवाल आपके सामने पहला सवाल आ चुका है दोस्तों। शुद्ध वाक्य है, 30 सवाल तक हम लोगों ने किया था, आज 31वां सवाल हम लोग करने जा रहे हैं। कह रहा शुद्ध वाक्य, करेक्ट वाक्य कौन सा है, करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, चारों में से एक विकल्प का चयन करते हुए हमें आप जवाब देंगे। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप हमें जरूर कमेंट करें कि हमारी आवाज पहुंच रही है, क्योंकि ये क्लियर रहेगा हमारी आवाज पहुंच रही है, तो थोड़ा ये रहेगा कि हम निश्चिंत रहेंगे कि हाँ हमारी आवाज आप तक सही पहुंच रही, तो जो पढ़ा रहे हैं वो सही जगह जा रहा है। ये हमारा जानने का उद्देश्य होता है दोस्तों। हमसे ढेर सारे छात्र जुड़े हुए हैं, सबका धन्यवाद। पहला सवाल कह दिया कि शुद्ध वाक्य है, यानी आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे साथियों, जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे वो क्या पूछे जाएंगे, अब आने वाले समय में आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे अनुवाद की। टेट देने के पहले आप जानिए, चाहे जूनियर का चाहे प्राइमरी का, ट्रांसलेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं अनुवाद, यानी अनुवाद आपको जानना जरूरी है। कठिन अनुवाद नहीं, सामान्य अनुवाद। अनुवाद कैसे जानना जरूरी है, सामान्य, ठीक है। सामान्य प्रकार के अनुवाद आपको जानना जरूरी है। जो सामान्य प्रकार के अनुवाद होते हैं उनको जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। पहली बात वो आपको हम बताएंगे, ठीक है। और हमसे जुड़ने वाले छात्र हैं, पुष्पा यादव जुड़ चुकी है, कह राधे राधे सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, राधे राधे सबका, सबके लिए मंगलमय हो। और हमारी होली भी आ गई है, हाँ, नंदगांव और बरसाने की, तो देखा जाए तो राधे राधे कहना बहुत समीचीन है, बहुत उचित आज के दिन है। और अब लगभग ये समय चल रहा है होली वाला, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हुए हैं। सवाल का जवाब तो शुद्ध वाक्य दोस्तों पूछेगा आपसे, अनुवाद पूछ लिया आपसे। सह ग्रंथ है पठति, वह ग्रंथ पढ़ता है। तेन ग्रंथम पठ्यते, ठीक है, उसके द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। तेन ग्रंथ है पठ्यते, ठीक है। ग्रंथ है और ग्रंथम देखिए अंतर हो गया ना, यहाँ पे जो है विसर्ग है, यहाँ अनुस्वार है। तम ग्रंथ है पठति, बिल्कुल आपको बताऊंगा मित्रों, इसमें उत्तर आपको क्या मिल जाएगा। मैं आपको पहले साफ साफ बता दूं, इसका उत्तर क्या होगा, कि कर्मवाच्य। देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा वाच्य परिवर्तन, बिल्कुल समान आपको बात बताएंगे हम। वाच्य परिवर्तन, हमारी संस्था आपको प्रतिबद्ध है कि आप टेट पास करें। वाच्य परिवर्तन दोस्तों पढ़ना पड़ेगा, अनुवाद पढ़ना होगा, वाच्य परिवर्तन, सामान्य बातें पढ़नी होगी, बहुत गहराई में जाके नहीं, सामान्य बातें, ठीक है। सामान्य बातें आपको जाननी जरूरी होगा। वाच्य परिवर्तन में क्या होता है, कर्तृवाच्य होता है, ठीक है, एक कर्तृवाच्य होता है, दूसरा क्या होता है दोस्तों, कर्मवाच्य होता है,
कर्मवाच, जहां पे कर्म की प्रधानता रहती है, और भाववाच, ठीक है। भाववाच मतलब कर्तृवाच कहें जहां सब्जेक्ट की प्रधानता, कर्मवाच कहें जहां ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्जेक्ट की प्रधानता रहती है। इस तरह के सवाल आपके सामने मिलेंगे, ठीक है। हाँ, तो कह रहे हैं सर जी ऐप पर क्लास कब से चलने लगेगी? बिल्कुल चलेगी पुष्पा जी, ऐप पे क्लास आपको मिलने लगेगी, अभी हमारी संस्था शुरू की है। ये उद्देश्य हमारा है कि सारे छात्र जो भारत में रहने वाले, जो भी भारत के नागरिक हैं, नागरिकता जो जिनकी भी है संविधान सम्मत, वो सारे नागरिक हमारे नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं, और जो भी बीएड बीटीसी डीएलएड किए हुए हैं वो सारे लोग पात्र हो जाएं, ये हमारी संस्था की तरफ से। और हमारे ऐप पे जल्दी ही हमारी सारी कक्षाएं मिलने लगेंगी, आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन कक्षाएं दोनों दी जाएंगी। अगर आप प्रयागराज के इर्द गिर्द हैं, प्रयागराज में है, तो आप ऑफलाइन आकर के संपर्क कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। साथियों, शिक्षक बनने के लिए तो जरूरी है ही, जो शिक्षक बन चुके हैं उनको अपनी जो शिक्षक वाला पद है उसको बचाए रखने के लिए भी बहुत जरूरी है, तो समय यही है कि आप उसको पास कर लें। ठीक है मित्रों, भाववाच में क्या पढ़ना होगा? कर्तृवाच, कर्मवाच, भाववाच। जहां कर्ता प्रधान होगा वो कर्तृवाच होगा, जहां कर्म की प्रधानता रहेगी वहां कर्मवाच होगा, जहां भाव की प्रधानता रहेगी वहां भाववाच होगा। इस तरह के आपको वाच परिवर्तन पढ़ने होंगे। अब आपको सारी बातें बताएंगे। यहां आपसे पूछ दिया कि ये वाक्य किसका है मित्रों? ये कर्मवाच का वाक्य है। ये किसका दोस्तों है? कर्मवाच्य है। ये कह रहा है कि जब कर्मवाच में विभक्ति लगेगी तो तृतीया विभक्ति लगती है। जब कर्मवाच का रूप रहेगा, इसमें जब रहेगा तो कर्ता में क्या लगता है दोस्तों? तृतीया लगती है। क्या लगती है? तृतीया विभक्ति लगती है। तो यहाँ पे सह तौते तम तौतान तेन ताभ्याम तई, तो यहाँ तेन यहाँ पे भी मिल गया, तेन यहाँ पे भी मिल गया। अच्छा भाई, तो यहाँ अगर कर्ता में तृतीया है, कर्ता में तृतीया है तो कर्म हमेशा प्रथमा में रहेगा, यानी 3 और 1 का समीकरण रहेगा, 3:1। जब कर्तृवाच करेंगे आप तो आपको 3:1, कर्मवाच करेंगे तो 3:1, मतलब कर्ता अगर यहाँ कर्तृवाच है, मान लीजिए है कर्मवाच है, ठीक है, कर्मवाच है। कर्मवाच जब आप वाक्य बनाएंगे इसमें बनेगा, यानी 3 क्या है? ये जो कर्ता रहेगा वो तृतीया में रहेगा और कर्म जो रहेगा वो प्रथमा में रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे बन गया हमारा तेन ग्रंथ है पाठ्यते, तेन ग्रंथम पठ्यते। तो यहाँ पे हमारा कौन सा बन गया दोस्तों? यहाँ हमारा सी विकल्प बन गया। यहाँ ग्रंथ है बनेगा, ग्रंथम नहीं बनेगा। सी विकल्प हमारा यहाँ पे बिल्कुल सटीक होगा। आपको हम बताएंगे ढेर सारी बातें। वाच परिवर्तन क्या है, कितने वाच परिवर्तन होते हैं, अनुवाद में सामान्य सामान्य बातें। कि सह पठति, वह पढ़ता है, ठीक है, कैसे होगा? सह पठति, वह पढ़ता है, एक वाक्य बन गया, ठीक है। त्वम पठसी, ठीक है, त्वम पठसी क्या बनेगा? त्वम पठसी। अब दूसरा वाक्य आपसे बनवा देगा वो, त्वम पठसी, पूछ लेगा कौन सही है, त्वम पठसी, फिर दे देगा त्वम पठामी, ठीक है, पठसी पठथा देगा, पठथा, ठीक है। ऐसे पूछ देगा कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है, तो इसमें ये अशुद्ध है, बाकी ये शुद्ध है, ये शुद्ध है। इस तरह की बातें हम आपको बताएंगे साथियों। आप जुड़े भर रहिए और आप कमेंट करिए हमारी कक्षा कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो आप जरूर आगे तक बढ़ाइए। महिमा शब्द का लिंग क्या है दोस्तों? लिंग विधान बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। लिंग चर्चा होगी। लिंग का विधान जो होता है हमारी भाषा में, संस्कृत भाषा में जो लिंगक ज्ञान है यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे बार बार आपसे पूछा गया देवता, एक शब्द क्या पूछा है टेट में? देवता शब्द में कौन सा लिंग है? देवता, मान लीजिए प्रश्न ही बन गया, देवता में ये कौन सा लिंग है? मान लीजिए पहला पूछ दिया स्त्रीलिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग। दूसरा पूछ दिया आपसे पुल्लिंग, पुल्लिंग, ठीक है, पुल्लिंग। दो ला होता है, एक आधा ला, एक पूरा ला, पुल्लिंग। और तीसरा पूछ दिया आपसे सी विकल्प, सी विकल्प पूछ दिया नपुंसक लिंग, ठीक है, नपुंसक लिंग। और दे देगा, और सी दे देगा, डी दे देगा, और उपयुक्त में कोई नहीं। क्या हो गया? उपयुक्त में कोई नहीं। अब आपको मानना पड़ेगा। देवता शब्द क्या है? तो क्या है देवता? देवता नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। लोग कहते नहीं है लक्ष्मी देव, सरस्वती देवता है, लक्ष्मी देवता है, भगवान हनुमान जी देवता। देवता शब्द ही अपने आप में स्त्रीलिंग शब्द होता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। देवता शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। बार बार परीक्षा में पूछा जाता है और आपसे पूछा भी जाएगा। तो यहाँ पूछ दिया महिमन शब्द, महिमा शब्द है। महिमन शब्द इसका मूल प्रातिपदिक होता है, तो बहुत अंदर तक मत जाइए। महिमा का पूछ रहा है। 32 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा? 32 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा दोस्तों? ये पुल्लिंग होगा, ठीक है। ये पहला विकल्प इसका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा।
दोस्तों ये हमारा उत्तर हो गया। तो आइए, इसका पहला विकल्प हो गया पुल्लिंग। महिमा शब्द क्या है? अक्सर क्या होता है, आप देखे होंगे जो हमारी जो कन्याएं होती हैं, जो बालिकाएं होती है, देखिए उनका अक्सर नाम मिलता है महिमा। स्त्रियों का नाम अक्सर देखिए महिमा मिलेगा। तो महिमन शब्द है, महिमा शब्द होता है, लेकिन शब्द क्या है? ये पुल्लिंग शब्द मित्रों है। ये पहला शब्द, ये शब्द कौन सा है? पुल्लिंग महिमा शब्द है। महिमन शब्द मूल शब्द है। इसका मूल प्राकृतिक क्या होता है? महिमन, उससे शब्द बना है महिमा, महिमन शब्द है ये। तो मित्रों ये शब्द हमारा बनता है पुल्लिंग का शब्द है महिमन। ठीक है, महिमा, महिमा हमेशा जानिएगा, महिमा ये पुल्लिंग शब्द है। भले स्त्री का नाम, लड़कियों का नाम होता है, लेकिन ये क्या होता है? पुल्लिंग शब्द होता है। देवता शब्द देखने में लगता है कि देवता माने केवल हनुमान जी देवता है, भगवान शंकर जी देवता है। देवता शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। महिमा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये सारी बातें एक बार आप कंठस्थ कर लीजिए, कापी में लिख लीजिए। तो हमारा सवाल दूसरा भी हो गया। तीसरा सवाल देख लेते हैं भाई। तीसरा सवाल हमारा क्या कहता है? तीसरा सवाल हमारा जो कह रहा है आपके सामने है, कह रहा है कि बालक शब्द में, बालक शब्द, अब देखिए बालक शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन। अब भाई एक वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ऐसे रूप चलता है। ठीक है, बहुवचन, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, यहां रूप कैसे चलता है? बालक है, बालकऊ, बालका, क्या चलेगा यहाँ? बालक है, बालकऊ, बालका है, बालक है, बालकऊ, बालका है, बालक है, बालकऊ, बालका है, बालकम, बालकऊ, बालकान। द्वितीय क्या हो जाएगा? बालकम, बालक है, बालकऊ, बालका है, बालकम, बालकऊ, बालका, बालकम, बालकऊ, बालकान, बालकम, बालकऊ, बालकान, बालकान, क्या बनेगा? बालकान। और पूछा है तृतीया के बहुवचन का रूप क्या होगा? तो तृतीया का रूप अब हम पढ़ने जा रहे हैं। बालक है, बालकऊ, बालका है, प्रथमा का हो गया, द्वितीया का हो गया बालकम, बालकऊ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई, क्या बन जाएगा? बालकेन, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। अब देखिए कहां मिल गया आपको? यही पूछ रहा, बालकई। तो बालक का तृतीया विभक्ति बहुवचन, तृतीया विभक्ति हो और बहुवचन का हो। तो देखिए भाई, ये तृतीया विभक्ति है और ये एक वचन का रूप ये है इतने, द्विवचन के रूप इतने हैं और बहुवचन के रूप इतने हैं। तो यहाँ क्या मिल गया आपको? बालकई है, बहुवचन है, आपने पहले देख लिया। ये द्विवचन है, एक वचन है, प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया है। सवाल आपको सामने आ गया। तो इस तरह के सवाल आपको करने होंगे दोस्तों। तो आपको कौन सा रूप मिल गया? बालकई है। बालकेन कहाँ का है? बालकेन तृतीया, तृतीया का क्या यहाँ एक वचन, बहुवचन के स्थान पर एक वचन होता तो ये बालकेन हो जाता है, तृतीया का एक वचन है। बालिका भी, बालकाभ्याम, देखिए ये द्विवचन है। सारे रूप ऐसे आपको मिलेंगे। आप हमारी ऐप, आपके हमारी कक्षाओं में आएंगे, आपको ऐप में वीडियोस और आपको ढेर सारे रिकॉर्डिंग्स दिए जाएंगे। आप हमारी संस्था से जुड़ेंगे मित्रों। हमारी संस्था ये प्रयासरत है कि ये आपको टिक से पढ़ाया जाएगा। अभी तो मैं केवल आपको हल बता रहा हूं। ये बताने का मित्रों उद्देश्य ये था कि जो पेपर हम लोग हल करा रहे हैं, हमारी संस्था का ये प्रयास है कि आज यानी संस्था हमारी टीचर्स अकादमी ये चाह रही है कि पहले आपको सवाल बता करके हम पहले आपको तैयार करें कि सवाल किस तरह पूछे जा रहे हैं और उसका उत्तर हमें कैसे देना होगा। इस बात का हम आपको बताएंगे अपनी कक्षाओं में। अभी तो हम लोग प्रश्नाभ्यास कर रहे हैं। आइए अगला सवाल। कन्या शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन। अभी मैंने आपको बताया था रूप, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हमारे यहाँ संस्कृत में तो तीन वचन होता है दोस्तों। एक वचन होता है, ठीक है, एक वचन, द्विवचन, द्विवचन नहीं बल्कि हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं, दाम में वाह होता है, द्विवचन। और तीसरा होता है बहुवचन। बहु माने बहु नहीं भाई, बहु माने मत सोचिएगा कि लगन की सीजन चल रही वो बहु वाला बहु नहीं है। माने बहु माने ये सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर और जो बन जाता है लास्ट में, तो ये क्या होता है? बहुवचन है। ये बहुवचन यानी एक वचन माने एक,
ऐसे एक, ऐसे मान लो राम है, राम और रामा हो गया, या छोड़िए बालक है, इसे बालक है कह दिया एक वचन में, बालक है, बालकऊ, बालका, बालका, दो जो विसर्ग होता है इसको बालका, दो विसर्ग लगेगा तो आ शब्द का उच्चारण होता है, ये विसर्ग शब्द है, ठीक है। अब कह दिया एक बालक, अगर कोई स्कूल में मान लीजिए बैठा हुआ है कोई, आप कह रहे हैं बालक, एक बालक को अगर बुला रहे हैं बालक, बालक आगच्छति, आओ, अगर उसके साथ दो लोग हैं तो आप एक बालक नहीं, आप उसको बालक नहीं कहेंगे, बालकऊ। जैसे मान लीजिए हम खड़े हैं और हिंदी वाले सर खड़े हैं तो आप मान लीजिए बालकऊ नहीं कह सकते हैं, तो शिक्षकऊ कह सकते, शिक्षक है शिक्षकऊ। तो आप मान लीजिए हमको बुला रहे हैं तो हम लोग दो लोग हैं, तो जब दो लोगों को बुलाएंगे आप, जैसे दो छात्रों को आप बुलाएंगे, दो संख्या में अगर छात्र रहेंगे तो उनको आप बोलेंगे बालकऊ, ठीक है। आगच्छतः, आइए, बालक, दो बालक, बालकों आओ। और कई बालक मान लीजिए झुंड में खड़े हैं, 5-6 ठो, प्रिंसिपल साहब डंडा लेके आए, कई बालक हैं तो उनको बालक नहीं बुलाएंगे आप, बालका इस तरह कहेंगे। आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति, बालकः, बालका है, आगच्छन्ति, यानी सारे बालक आओ। तो इस तरह मित्रों हो गया, एक बालक को बुलाना है तो बालक है कहेंगे, दो बालक को बुलाना है, दो बालक को अगर इशारा करना है तो बालकों कहेंगे, अगर दो से अधिक, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो तो उनको क्या कहेंगे आप, बालका है। मान ढेर सारे बालक, कई ठो, अनगिनत, 3 ठो, 4 ठो, 50 ठो, 1000, 2000, पूरी कक्षा के छात्र, सबको बालका कहा जाएगा। एक एक कहेंगे तो बालक है कहेंगे, दो छात्रों को कहेंगे तो बालकाओं, बालकों कहेंगे। ये सब बातें बताएंगे आपको कक्षा में मित्रों। आइए सवाल देखते हैं। अगला सवाल, आपको मेरी कक्षा कैसी लग रही दोस्तों? मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पेड कक्षाओं में जब आप हमारी इस कक्षा में आएंगे, आपको हम टिक के माध्यम से बताएंगे। देखिए भाई, आपको टेट पास करना है, टेट पास करना है, विद्वान नहीं बनना है, और संस्कृत शिक्षक बनना है, तब तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तब तो आप इतना जानते होंगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ पात्रता परीक्षा पास करनी है तो मेरी गारंटी आपको मैं, अब आप परीक्षा भवन में जाकर गलत कर दें तो ये हमारी जिम्मेदारी भाई नहीं होगी। लेकिन साथियों, ये बताना चाहता हूं आपको, हम जरूर इतना बताएंगे, 30 में 29, 30 में 30 सवाल करने की आपके पास योग्यता हो जाएगी। अब परीक्षा भवन में जाके बी का सी का डी रंग के चले आएंगे तो हमारी गलती नहीं मानी जाएगी। आपको हम पूरे टिक से पढ़ाएंगे, सारी बातें पढ़ाएंगे। धेनु, धेनु माने क्या होता है? गाय, गाय होता है ना, गाय, आपने गाय देखा होगा। धेनु, 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 धेनवः, रूप चलता है। देखिए हर चीज का, दही, आप भाई गाय से दूध निकलता है, दूध का भी रूप भी चलता है, दही निकलता है, दूध से दही बनती है, ठीक है। अब दही का भी रूप चलता है, दही दधनी दधीन, दही दधनी दधीन, सारी बातें हम आपको बताएंगे, ठीक है। दूध जो है, धेनु से क्या निकलता है? दूध। अब धेनु का रूप आपको नहीं आता होगा, पूछेगा मेरे धेनु का रूप आपसे, लेकिन पूछ लेता है कभी कभी, और आपसे देखिए पूछ ही लिया है। इसके पहले धेनु का रूप नहीं पूछा गया था। धेनु, धेनु, धेनवः, धेनु, धेनु, धेनवः। अब आपसे पूछ दिया कौन सा रूप है। अब आप रूप नहीं जानते हैं। रूप माने वो रूप नहीं जो देखने वाला रूप होता है, जब आप देखते हैं, रूप वाला रूप मतलब होता है वो, ऐसे रूप का मतलब है इनका रूप संचालन कैसे होता है। जैसे बालक का रूप, बालक का रूप भाई कोई सांवला है, कोई गोरा, वो वाला रूप की बात मैं नहीं कर रहा हूं। बालक का रूप माने बालक है, बालक, बालका, बालक है, बालकऊ, बालक है, बालकऊ, बालका है, ठीक है। बालक है, बालकऊ, बालका है, ये रूप चल गया बालक का ना। ये बालक का रूप आपने देखा, ये किस में रूप है? ये प्रथमा में है। ये क्या है? एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। अब इसको बहुवचन को तो हम 1-2 में लिख नहीं सकते हैं, बहुवचन में है ये, ठीक है। वैसे धेनु माने गाय, अब गाय है ना, ये गाय जो आप गाय जिसको अंग्रेजी में कहते हैं काऊ, इस काऊ का अगर रूप चलाएंगे तो धेनु, धेनु, धेनवः, क्या चलेगा मित्रों? धेनु, धेनु, धेनवः, ऐसे रूप इसका चलता है भाई, ठीक है। तो आपसे पूछ दिया कि रूप इसका कहाँ, धेनु रूप किसका है, कहाँ का है, ये आपसे पूछ दिया। सवाल नंबर कौन सा भाई है? सवाल नंबर 35 है। 35 नंबर का पूछ दिया तो हाँ, धेनु, धेनु, धेनवः, धेनु, धेनु,
धेनु धेनु धेनवः, धेनु धेनु, हाँ धेनु धेनु धेनवः होगा इसमें। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे रूप किसका बन रहा है? हाँ धेनु 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 धेनवः, तो इसमें रूप बन गया किसका? ए तृतीया का एक वचन, चतुर्थी का एक वचन, प्रथमा का बहुवचन, द्वितीया का बहुवचन। तो धेनु धेनु धेनवः, धेनु धेनु धेनु, तो ये कहाँ बन जाएगा? द्वितीया का बहुवचन रूप मित्रों बन जा रहा है इसका डी ऑप्शन आपके सामने आकर के खड़ा हो जा रहा है, द्वितीया का बहुवचन। आइए हमारी कक्षा दोस्तों कैसी लग रही है आपको? आप जरूर बताइएगा। ठीक है, हमारी कक्षा आपको कैसी लग रही है आप जरूर लिख के भेजिएगा। और साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको अगर कक्षा अच्छी लग रही हो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, साथियों के पास भेजिए। आपको कक्षाएं दी जा रही हैं हमारी तरफ से दोस्तों। ठीक है, हाँ तो आप आइए मित्रों, आप जैसे आप हमें आप मैसेज करेंगे वैसे हम आपको इसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, मधुनी, मधु माने भाई जो मधु आप खाते हैं, हनी हनी, मधु मधुनी मधुनी, मधु मधुनी मधुनी रूप चलता है इसका। अब पूछ दिया मधु का रूप कैसे चलता है भाई? मधु माने क्या होता है? जो मधु आप खाते हैं भाई, हनी, मधु, अरे हनी भाई, यही तो शायद होगा नहीं। हनी की स्पेलिंग बहुत क्लियर तो नहीं है, लेकिन अब संस्कृत वाले हम भी लिखने का प्रयास कर रहे हैं ताकि बहुत छात्र ऐसे होंगे जो हनी, हनी शायद यही होता है, हनी, हनी माने जो मधु होता है, हनी हनी, तो यही है दोस्तों। ठीक है, मधु, तो हाँ तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो हम लोग कक्षा का मधुनी का रूप है, कौन सा रूप है? मधु मधुनी मधुन रूप चलता है। मधु मधुनी, हाँ मधु मधुनी मधुनी, यही रूप हमारा चलता है। ये किसमें चलता है? प्रथमा में चलता है और एक वचन में चलता है, द्विवचन में चल रहा है और ये बहुवचन में चलता है। अब आप इसे मिला लीजिए, ऑप्शन पढ़ लीजिए। मधुनी रूप है, प्रथमा का द्विवचन, द्वितीया का द्विवचन, तृतीया का एक वचन, सप्तमी का एक वचन। मित्रों थोड़ा गले में समस्या है, तो ये आपके सामने सवाल आ गया। अब आप क्या करेंगे भाई? अब देखिए मधु मधुनी मधुनी है कि नहीं? मधु मधुनी मधुनी, मधु मधुनी मधुनी, द्वितीया का भी अब देखिए आ जाएगा यहाँ पे मधु मधुनी मधुनी, एकदम सेम वैसे ही द्वितीया का रूप चलता है, मधु मधुनी मधुनी, मधु मधुनी मधुनी, यानी द्वितीया में भी वैसे रूप चलेगा। तो हम आपको ये लगा दिए कि सेम यही चीज है, मधु मधुनी मधुन वहां पे भी है और मधु मधुनी मधुन यहाँ पे भी है। अब आपसे कोई सवाल पूछ सकता है, आपसे सवाल पूछ ही लिया, पूछ तो लिया आपसे, मधुनी रूप कहाँ का है? प्रथमा का द्विवचन है कि देखिए प्रथमा का द्विवचन कैसे हो गया? प्रथमा आपको बताए थे हम, द्विवचन बताए थे आपको हम, तो मधुनी माधुनी माधुनी, मिल गया कि नहीं मिल गया दोस्तों? इसी तरह आपको सवाल हम बताएंगे, ये टिक से आपको बताएंगे हम। पहला विकल्प हमारा सही हो गया, हम मार्क के आगे निकल जाते हैं। अगला सवाल, सर्व शब्द आ गया, चतुर्थी का एक वचन पुल्लिंग में रूप क्या होगा? पूछ लिया आपसे सवाल। सर्वनाम के रूप है, सर्वनाम के रूप आते हैं आपको, ठीक है, सर्वनामिक रूप आते हैं, ठीक है, जैसे तद, ठीक है, तद और यद, ठीक है, और इदम, ठीक है, अस्मद, युष्मद, ठीक है, अस्मद, युष्मद, ढेर सारे रूप आपको मिलते हैं दोस्तों, सर्वनाम के रूप मिलते हैं। जहां पे अब ऐसा आपको बड़ा कठिन लग रहा होगा, हम आपको बड़े सरल तरीके से बता रहे हैं। आइए भाई, सर्व का रूप चलाइए हम लोग, चतुर्थी में ले जाए, एक वचन में पुल्लिंग का रूप क्या होगा? ये पूछ लिया। सर्वम सर्वे सर्वा, ठीक है, सर्वस्वी बनेगा, सर्वे बनेगा कि सवीय बनेगा? सवीय तो बनता ही नहीं कहीं, पहली बात तो ये जानिए, आप नहीं जानते हैं, मैं जानता हूं, सवीय ही बनता नहीं है, एकदम कहीं नहीं बनता ये, एकदम मतलब ये टाइप में कहीं नहीं है, ये है ही नहीं, ठीक है। दो में से हो सकता है, या तो सी या तो ए, एक विकल्प का चयन करिए। आप चयन करेंगे तो हमें जवाब मिल जाएगा, और जो जवाब मिलेगा खट से हम आगे बढ़ जाएंगे। हमें ढेर सारे छात्र दिख रहे हैं, आशा जी दिख रही हैं, और BS कोई मस्ती करके एक और भाई आ गए हैं, तो ये मस्ती उस्ती वाले भी इसमें चले आते हैं, तो उनका कोई बहुत मतलब नहीं है। लेकिन सर्व शब्द चतुर्थी का एक वचन पुल्लिंग का रूप आ गया आपके सामने,
तो इस तरह के रूप आप मित्रों देखिए और आपको सार्वनामिक रूप आपको मिलेंगे। और इस तरह के रूप को जब हम चर्चा करेंगे तो आगे हम लोग इसको देखेंगे मित्रों कि इसका उत्तर क्या हो रहा है। तो सर्वस्मय सर्वे, सर्वम सर्वे सर्वान, सर्वम सर्वे सर्वान, इस तरह रूप चलता है। लेकिन जो हमें चतुर्थी का रूप मिल रहा है वो मिल रहा है मित्रों 37 नंबर सवाल का जवाब सर्वस्मय मुझे मिलेगा। सर्वस्मय में हमें रूप मिलता है, ये क्या मिलता है? सर्वस्मय रूप हमें सर्व शब्द के चतुर्थी का एक वचन रूप मिल रहा है पुल्लिंग में। कौन मिलेगा? सर्वस्यई। आपको रूप रटना होगा, ठीक है, तद का रूप रटना होगा, यद का रटना होगा और अस्मद का रटना होगा। कहां कहां रटना होगा हम आपको बताएंगे, अस्मद का, युष्मद का, ये सारी बातें आपको इन्हीं 3 4 5 में से आपका काम हो जाएगा। ये हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं। लेकिन चारों पांचों रटना मतलब क्या है, उसमें क्या भर पढ़ना आपको है, ये सब बातें बहुत जरूरी है, ठीक है। ये सब में ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीजें पढ़नी, इसमें भी पढ़नी है, बहुत महत्वपूर्ण चीज पढ़नी है। आपको शुरू में बता दिए कि आपको विद्वान नहीं बनना, आपको शिक्षक बनने की पात्रता भर लेना है। और ऐसा पढ़िए कि आपके सुपर टेट में भी काम आ जाए दोस्तों। केवल एक चरण में नहीं, टेट में भी नहीं आएगा, आपको सुपर टेट में भी आएगा। अगर आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं, प्राइमरी शिक्षक बनने की आप तैयारी कर रहे हैं मित्रों, शिक्षक बनना कोई नौकरी नहीं होती। मैं आपको पहले बताना चाहता हूं, शिक्षक अपने आप में एक पद होता है, बहुत गरिमामय पद होता है। और उसको आप कभी नौकरी से मत तुलना करिएगा। शिक्षक कभी नौकर नहीं होता है, शिक्षक कभी नौकरी नहीं करता है। शिक्षक एक पद होता है, और पद क्या है? प्रधानाचार्य का पद होता है, वाइस प्रिंसिपल का पद होता है, असिस्टेंट टीचर का पद होता है। शिक्षक कभी नौकर नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस आधार पर मैं आपको तैयारी करा रहा हूं। पश्यद रूप किस धातु का है? दृश्य धातु, पश्य धातु दिया तो है, पश्य धातु, दृश्य धातु, प्रक्ष धातु, ऊपर में से कोई नहीं। अब अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको लगेगा कि ये तो दोनों नहीं जानते, इसका मतलब कोई नहीं। और चारों विकल्पों में ऐसा कौनो विकल्प नहीं जिसमें हमारे शिक्षक वर्ग नहीं मारेंगे। जो आने वाले शिक्षक हमारे हैं, भावी शिक्षक हैं, और जो शिक्षक बन चुके हैं उनकी भी मैं बात कर रहा हूं। ऐसा चारों विकल्पों में कोई विकल्प खाली नहीं रहेगा जो बिना मार खाए जाए। यानी सारे विकल्प मारे जाएंगे, रंगे जाएंगे, लेकिन मारे सही बात ये रहेगी जो सचेतक हमारे शिक्षक हैं, सतर्क शिक्षक हैं, बिल्कुल राइट मारेंगे कि पश्चित सही है, कि पश्चित में पश्च धातु है, कि दृश्य धातु है, कि प्रच्छ धातु है। ये सारी बातें हम आपको बताएंगे मित्रों। कक्षा में आप मिलिएगा तो आपको हम बताएंगे। है तो रूप चलता है पश्चित, पश्चित, पश्यन्ति। क्या चलता है? पश्यति, ठीक है, पश्यति, पश्यतः, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, ठीक है साथियों। ये तो आपका रूप चलता है, ईशा है, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। वहां अभी हम लोग जो है अभी हम लोग जो हम लोग रूप पढ़ रहे थे, ठीक है, वो धातु रूप नहीं थे, बल्कि हमारे क्या थे, वो शब्द रूप पढ़ रहे थे। अब हम कौन सा ये रूप आ गया? धातु रूप। इसे पठत, गच्छत, ठीक है, इन सब रूपों की हम चर्चा करेंगे। इसे गम धातु से बनने वाला रूप कैसे चलता है? गम धातु से बनेगा। गम धातु है, गम माने जाना, गम माने वो गम नहीं जिस गम के बारे में आप समझ रहे हैं। गम माने क्या होता है? जाना। और गम माने चिलगम वाला गम नहीं है। ये गम क्या है? गम मतलब जाना। एक गम एक धातु है, ठीक है, ये संस्कृत में आपको बताएंगे। गम माने क्या होता है? जाना, ठीक है। यहाँ पश्च माने होता है क्या? पश्च माने भी होता है देखना, और देखना, और दृश्य माने भी होता है देखना। दृश्य माने क्या होता है? जैसे लोग नहीं कहते हैं ये दृष्टिगत नहीं हो रहा है, रात में दृश्य नहीं, ये दृश्य नहीं दिखाई दे रहा है। दृश्य नहीं, लोग कहते हैं कि ये पिक्चर का दृश्य नहीं दिखाई पड़ा, या ये द्रष्टव्य नहीं है, या दृश्य नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है, अंधेरे के नाते नहीं दिख रहा है, आंख कमजोर है इस नाते नहीं दिख रहा है। सारी बातें ये सब आप समझ सकते हैं चाहे तो आपके लिए उत्तर क्या होगा दोस्तों इसका? इस सवाल का जवाब हमें मैं देखना चाहता हूं। इस सवाल का जवाब हमें क्या मिल गया? पश्चात का रूप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दृश्य धातु से, दृश्य माने होता है देखना। पश्चात ये कहने के लिए भले है, लेकिन रूप संचालन कर नहीं पाता है, पश्चात रूप नहीं बनेगा। यहाँ पे दोस्तों धातु है दृश्य। कौन सी धातु है? दृश्य। दृश्य माने देखना, और पश्चात माने भी देखना होता, लेकिन यहाँ पश्चात देख के पश्च मत मार दीजिएगा। इस नाते तो पहला विकल्प है वो रख दिया है कि आप खट से पश्च मारिए, और खट से आपका सवाल गलत हो, अब परीक्षा में आप विफल हो जाए। यही उसकी पूरी रणनीति है। तो दोस्तों
हमारी कक्षा कैसी लग रही है? सचिन कुमार जी, आशा उपाध्याय, हमारे ढेर सारे छात्र जुड़े हैं और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अच्छे से हमको देख रहे हैं। देखिए भाई, सवाल पहले बड़े सरल बनते थे, अब सवाल आपसे कठिन बनते हैं, क्योंकि अब शिक्षक भारत सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र सरकार हो, चाहे झारखंड सरकार हो, कोई सरकार हो, शिक्षक बनाने के लिए अब एक शर्त बना रही है कि हम एक बहुत मजबूत शिक्षक बनाना चाहते हैं, जो एक चरण से न पार हो, मुख्य प्री टायर 1 दे, टायर 2 दे, फिर इंटरव्यू दे, कई ग्रुप डिस्कशन, जीडी भी करवा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो भाई जो करेंगे नियम, अगर आप उस नियम को पार करते हैं तब आप शिक्षक बनेंगे। अगर आप उस नियमों को फॉलो नहीं करते हैं, उन नियम और शर्तों पे खरा नहीं उतरते हैं, तो आप शिक्षक बनने की दौड़ से बाहर हो जाएंगे, सीटें कम रहेंगी और प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है। तो जरूरी मित्रों ये है कि आप समय से जगते हुए कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। सवाल नंबर 38 हो गया, दृश्य धातु में आपको बताएंगे, अपनी कक्षा में सारी बातें बताएंगे आपको। बिल्कुल निश्चेष रहिएगा, एकदम निश्चित रहिएगा कि हमारी जिम्मेदारी है आपको पास कराने की पूरी जिम्मेदारी टीचर्स अकादमी आपके लिए लग करके बिल्कुल संकल्पित हो चुकी है। आप शिक्षक नहीं बने तो आपको शिक्षक बनाना है। अगर आप शिक्षक पहले से हैं तो आपकी नौकरी को बचाना है, यानी नौकरी नहीं बल्कि आपके पद को बचाना है। इस बात की जो है पूरी जिम्मेदारी ये संस्था आपके लिए लेती है और प्रतिबद्ध है। मित्रों, आप लगे भर रहिए, निश्चित तौर पे आपका भला होगा। तो 63 पूछ दिया, 63 क्या है? 63 रूप किसका है पूछ दिया आपसे। प्रथमा का है, द्वितीय विभक्ति का है, पंचमी का है, सप्तमी विभक्ति का है। सवाल आपसे पूछ दिया, आप इसका जवाब दे दीजिए। भाई क्या इसका जवाब होगा? यही आपसे पूछा जा रहा है। चारों विकल्पों में से विकल्प का चयन करिए। 39वें सवाल का नंबर दे दीजिए कि कौन सी विभक्ति है? 63 रूप है किसका? प्रथमा का, द्वितीय का, पंचमी का, सप्तमी विभक्ति का। आपको विभक्ति संबंधी विज्ञान हम आपको कराएंगे। कहने का मतलब ये है कि पूछ दिया 63। 63 का मतलब क्या होता है? 30। 62 का मतलब 20, ठीक है। 50 का मतलब 50। तो इस तरह की चीजें हम आपको, गिनती वाले भी सवाल आते हैं। संस्कृत में आपसे गिनती भी पूछता है, ठीक है। संस्कृत में आपसे क्या पूछता है? गिनती। जो आप 1 2 3 4 5 गिनते हैं आप, तो संस्कृत में गिनती भी पूछता है। 20 को क्या कहते हैं? तो विंशति कहते हैं। 30 को क्या कहते हैं? त्रिंशति कहते हैं। 32 को क्या कहते हैं? तो द्वात्रिंशति कहते हैं। 22 को क्या कहते हैं? द्वाविंशति कहते हैं। सारी बातें हम आपको बताते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आइए, तो हमारा जो 39वां सवाल का जवाब हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? 39वां सप्तमी विभक्ति, इसमें उत्तर मिल रहा है हमें, और सप्तमी विभक्ति ही इसका होगा। त्रिशति रूप। त्रिशति रूप किसका है? कौन सी विभक्ति का है? जब त्रिशत का रूप चलाएंगे, जैसे बालक का रूप चलाए थे, त्रिशत का रूप चलाएंगे तो इस सप्तमी में आकर के बैठ जाएगा और सप्तमी विभक्ति होगी। आपको पूरे विस्तार से बताया जाएगा दोस्तों। अभी तो आपको सवाल हल करा रहे हैं। महर्षि में कौन सी संधि है? पूछ दिया महर्षि में कौन सी संधि है, असंधि पूछ दिया। अब आप महर्षि एक शब्द देकर के पूछ लिया। देखिए सवाल बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? अभी महर्षि पूछ रहा है आपसे कि महर्षि में कौन सा, हाँ तो हाँ महाधन ऋषि, ठीक है। महाधन ऋषि, महर्षि बनेगा। महर्षि कैसे बनेगा? महाधन ऋषि। महाधन ऋषि दे देगा आपसे। महाधन ऋषि बहुत कठिन पूछना चाहेगा तब। महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। अब पूछेगा कि महर्षि कौन सही है? ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला गलत है मित्रों। आ, महा का जो आ है और री का जो री है, आ प्लस री बनेगा तो क्या बनेगा? अर बन जाता है। ये कौन सा सूत्र है? ये गुण संधि का सूत्र है। आदि गुण कहता है इसका क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। मतलब आ महा में आप महा कहिए, हा महा, हा कहेंगे तो अपने आप आ निकल आ रहा है, और री का री है, ठीक है। तो री का री, आ और री मिलेंगे तो अर हो जाएगा। ये कौन सा सूत्र कहता है? आदि गुण कहता है। ये सूत्र हमारा कौन सा मित्र हो गया? जो भी इस विकल्प का चयन कर रहे हैं, 40 नंबर का सी विकल्प हमारा बिल्कुल चयनित हो गया। आपको बताएंगे गुण संधि क्या है, वृद्धि संधि क्या है, दीर्घ संधि क्या है, यण संधि क्या है, इको यणिच क्या है, यदि धन्यापि है, दीर्घ संधि क्या है, विद्या धन आलय है, ठीक है। तो तथा और वृद्धि संधि क्या है? तथा धन एव है, तथा एव बन जाता है। सारी बातें हम आपको बता देंगे। अगला स्लाइड देखते हैं
मित्रों, ये सवाल आपको बताने का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आप पहले सजग हो जाएं कि सवाल किस तरह बन रहे हैं, उन सवालों को कैसे टैकल करना है, पास कैसे भर कर जाना है, टॉप नहीं करना है। हमें 150 में 150 नहीं पाने, 150 में 120 सवाल पाना है, बस 120-25 बहुत है, सारे सवाल नहीं करने हैं। लेकिन हाँ, जितना ही बेहतर, अधिक से अधिकम फलम। अरे भाई, मैं 125-30 पा जा, क्या बुराई है। और ऐसा ना हो दोस्तों, टेट ना पास करने के बाद ये ना कभी दिन आपको देखना पड़े कि फार्म आपके सामने आवे वैसे स्पीड से निकल जाए, भान से आए और पता लगे टेटे नहीं है, क्या करें हम। पता नई भर्ती आने वाली है, होली के बाद कब आ जाए, टेट लगा दे उसमें जूनियर में, जब हम टेट करा के ही मानेंगे। तो आप अपने विषय की तैयारी करेंगे, टेट की तैयारी करेंगे। तो समय मित्रों है, थोड़ा बहुत पढ़ के आप इसमें खट से पास हो सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। यथाशक्ति में समाज पूछ लिया आपसे यथाशक्ति में समाज पूछ लिया। कक्षा हमारी अच्छी लग रही है तो आप जरूर दोस्तों कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा। कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब के साथ साथ दोस्तों को भी आप भेजिएगा कि देखो भाई, कक्षा चल रही है टीचर्स अकादमी की, आओ और जल्दी पास होकर के हम लोग निकल चलते हैं। आइए दोस्तों, यथाशक्ति में समास कौन सा है पूछ दिया। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुरूप, यथाशक्ति मतलब हो गया शक्ति अनुरूप, कि अपने शक्ति के अनुरूप पूछ रहा है। यथाशक्ति में कौन समास होगा, बहुब्रीहि हो जाएगा कि कर्मधारय हो जाएगा या व्ययी भाव हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। बहुत विस्तार से आपको बताएंगे कि हाँ, इसमें पूछेगा या व्ययी भाव समास की शर्त क्या है, तत्पुरुष समास की शर्त क्या है, और कर्मधारय की शर्त क्या है, बहुब्रीहि की समास की शर्त क्या है, जिसमें आप व्यय पहले हो, ठीक है, जिसमें उभय पद प्रधान हो, कुछ में अन्य पद प्रधान होगा, ठीक है। तो इस तरह की आपको लक्षण सहित हम आप सारी बात बताएंगे। लेकिन यथाशक्ति मतलब होता है शक्ति मनत कर्म यथाशक्ति, ठीक है, शक्ति के अनुरूप। यहाँ पर मित्रों अब व्ययी भाव समास बनता है, आप जाकर के देखिएगा। आपको मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ, सारी बातें यथाशक्ति में। आप आज तो यही जानिए कि यथाशक्ति में व्ययी भाव होगा और अव्ययी भाव समास बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि यथाशक्ति का जब हम सामासिक पद बनाते हैं तो कहते हैं शक्ति मनत क्रमित यथाशक्ति ही, ठीक है। तो यथाशक्ति बने, जैसे लोग नहीं कहते यथाशक्ति तथा भक्ति, कि जितनी हमारे पास शक्ति हो उतने तो हम दान करेंगे। तो यथाशक्ति मतलब जितनी हमारी शक्ति है। तो अव्यय पद है। यथा क्या है, यथा क्या होता है, यथा, तथा, यदा, ये सब क्या है, यथा तथा। एक अव्यय, अव्यय का मतलब होता है जिसका व्यय ना हो, जो कभी खर्चे ना हो। यानी यथा आपने देखा क्या कभी यथे आपने देखा है कहीं? कहीं हिंदी का वाक्य आप पढ़े होंगे, उपन्यास, गद्य, पद्य। यथा जहां मिलेगा यथा ही मिलेगा, न यथे। यथा में ना तो यथ मिलेगा ना तो यथे मिलेगा। जब मिलेगा तो एकदम जहां मिलेगा यथा रूप में ही मिलेगा। इसमें न कोई घटोत्तरी होगी न कोई बढ़ोत्तरी होगी। इसी नाते उसको क्या कहा गया है, अव्यय। जो व्यय ना हो यानी जो खर्च ना हो, जिसको जो न घटे और न बढ़े, वो है अव्यय। तो अव्यय है इसमें पहला शब्द, यहां भी पहला शब्द अव्यय है। यथा, यथाशक्ति माने शक्ति के अनुरूप। तो कौन सा तो हमारा समास हो गया, अव्ययी भाव। हमारी कक्षा आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक करिए, आगे बढ़िए, ठीक है दोस्तों, और सब्सक्राइब करिए। और निश्चित रूप से हमें आप बताइए कि हमारी कक्षा कैसी लगी आपको। 42वां सवाल आपके सामने दोस्तों आ गया है। 42वें सवाल का जवाब हम आपसे चाहेंगे कि कौन इसका 20 फल, आपसे भी मैं बताया था अनुवाद आपसे करवाएगा, वाच्य परिवर्तन करवाएंगे हम आपसे, अनुवाद आपको बताएंगे कि 20 फल हैं, 40 जो है आम है, ठीक है, और 2 चॉकलेट हैं, 2 टॉफियां हैं, 1 लीटर दूध है, सारी बातें ये सब हम आपको अनुवाद कराएंगे। 2 अमरूद का फल है, 2 पपीते का फल है, 2 संतरे हैं, सारे अनुवाद हम आपको कराएंगे। इससे बाहर क्या पूछेगा आपसे, हम आपको कराएंगे, आप निश्चिंत रहिए। आइए सवाल देखिए, 20 फल है तो क्या फल का अनुवाद पूछ रहा है। ट्रांसलेशन अंग्रेजी में करना होता तो आप खट से कर लेते, मुझे पता है, जो संस्कृत से हट के बच्चे हैं या संस्कृत वाले भी हैं, अंग्रेजी में तो आप खट से कर लेंगे। 20 फल हैं, ठीक है। 20 फ्रूट्स आप कह सकते हैं, हाँ, कि देयर इज 20 फ्रूट्स आप ऐसा कुछ बोलेंगे। जहां तक मेरी जानकारी, बहुत अंग्रेजी तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आप कुछ संस्कृत में पूछ लिया तो आप क्या बताएंगे इसको, कि विंसानि फलानि, कि विंशतानि फलानि, कि विंशतिः फलानि, कि विंशतीनि फलानि। 4 विकल्प आपके सामने आ गया, चारों विकल्पों में से एक विकल्प बताते हुए आगे बढ़ जाइए। तो सवाल आपसे पूछ लिया भाई, तो कौन सा होगा। विंसानि शब्द होता ही नहीं है, जब तीसरा शब्द होता है त्रिंशत, विंशति, क्या होता है, विंशति, ठीक शब्द। विंशत शब्द होता है तो क्या होता है, विंशति।
विंशति शब्द होता है, विंशति होता है, त्रिंशति होता है। ठीक है मित्रों, विंशति, त्रिंशति, ठीक है। तो विंशति, विंशति, विंशानि होता ही नहीं शब्द, ये गलत बात है, ये शब्द ही गलत है। विंशतानि, ये भी शब्द गलत है। विंशति ही, विंशतिनी, यहाँ विंशति ही शब्द सही है। जो भी सी विकल्प का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं मित्रों। हमारे साथ जुड़े हुए छात्र हैं, ढेर सारे छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद है। विंशति फलानि कहेगा, फलम फले फलानि, क्योंकि फल कितने हैं, फल कोई भी हो, जैसे बनाना, आपका केला हो, सेब हो, संतरा हो, नारियल हो, सारी जो चीजें हैं 20 फल कह दिया, या एक फल 20 प्रकार का हो तो 20 फल हैं, तो फलम फले फलान। ठीक है, 20 फल है तो रूप कैसे चलेगा, फलम फले फलान। एक फल है, 2 फल है तो इसको कहेंगे फलम। एक फल को क्या कहेंगे, एक फल को हम कहेंगे फलम। एक फल को क्या कहेंगे दोस्तों, देखिए एक फल को क्या कहेंगे, फलम। एक फल को क्या कहेंगे, फलम। ठीक है, और 2 फल को क्या कहेंगे, फलम फले। और 3 फल या 20 फल को क्या कहेंगे, फलानी। जब हम अनुवाद करेंगे इस प्रकार से करेंगे तो आपको फलानी मिल गया। एक फल होता, एक फल तो एक फलम, एक फल हो जाता। 2 फल होता तो द्विफले, द्विफले या 2 फले, लेकिन यहां दे दिया 20 फल, 3 फल, 50 फल, 1000 फल। तो 1000 के बाद आपको फलान ही लगाना होगा, क्योंकि बहुवचन ये है, यानी कई फल हैं, अनगिनत फल हैं। 3 के बाद यानी फले फल हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए छात्रों का धन्यवाद, सारे लोग जुड़े हुए हैं, सवाल का हमें जवाब आप दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। आइए, 100 पुरुष का अनुवाद क्या होगा, 100 पुरुष का अनुवाद क्या है, सतः पुरुषा है, शतम पुरुषा है, शताह पुरुषा है, शतमाह पुरुषा है। 4 विकल्प आपके सामने आ गए, आप उत्तर दे दीजिए हमको, क्या इसका उत्तर होगा भाई, बता दीजिए खट से। हाँ, कि शतम पुरुषा है, कि सत्सह पुरुषा, शतम पुरुषा, शताह पुरुषा है। हाँ, शतम माने होता ही है 100, 100 अगर 100 है तो पुरुष है, पुरुष तो एक है, पुरुष है तो है नहीं, एक पुरुष होता तो पुरुष है लगता। ठीक है, पुरुष है, पुरुष है लगता। जैसे बालक है वैसे पुरुष है, बालक है, बालकऊ है, बालक है, बालकऊ, बालका है, बालक है, बालकऊ, बालका है। ठीक है, वैसे पुरुष है, पुरुषो, पुरुषा है, पुरुष है, पुरुषो, पुरुषा है, पुरुषा है। अब भाई आ गया, शतम माने 100, 100 को संस्कृत में क्या कहते हैं, 100 को क्या कहते हैं दोस्तों, 100 को कहते हैं शतम। अगर 100 पुरुष हैं तो 100 हैं तो पुरुष तो लगेगा नहीं, यहाँ क्या लगेगा दोस्तों, यहाँ जो 100 है, 100 के लिए क्या लगेगा दोस्तों, यहाँ 100 पुरुष है ना, तो 100 के लिए क्या लगेगा, यहाँ शतम, यानी शतम पुरुषा है। वाक्य क्या हो गया, शतम बहुवचन का रूप लगेगा, पुरुष, पुरुषो नहीं बल्कि पुरुषा है, शतम पुरुषा। देखिए विकल्प में कहां पे है, अगर विकल्प में आपको मिल रहा है तो आप बी विकल्प का चयन करते हुए आगे बढ़ जाइए। आपको अच्छा, हमारी कक्षा कैसी लग रही है आप हमें जरूर कमेंट करें। अगला सवाल देखिए, विश्राम पद में उपसर्ग कौन सा है, विश्राम। ठीक है, विश्राम पद में उपसर्ग कौन सा है, वि उपसर्ग है, विश्व उपसर्ग है, विश्व उपसर्ग है, विश्व उपसर्ग है। तो कौन सा उपसर्ग है, या हमको आप बता दीजिए। उत्तर हमें मिल रहा है छात्रों के द्वारा, तो हमें अगर 44 नंबर का आप जवाब दे रहे हैं तो हमें अच्छा है। तो ठीक है मित्रों, इसमें क्या है, श्रम, श्रम और श्राम, वि उपसर्ग है, विश्व उपसर्ग है, विश्व और विश्व, इसमें दोस्तों वि उपसर्ग है, जैसे विश्राम। ठीक है, वैसे विराम। ठीक है, जैसे विश्राम वैसे ही विराम। तो इस तरह से राम में से देखिए विराम होता है ना दोस्तों, विराम, विश्राम, ये सब क्या है, ये वि उपसर्ग वाले सारे शब्द हैं। इसमें वी है, इसमें वी है, इसमें वी है, यानी पहला विकल्प का चयन करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। आपको हमारी कक्षा सही लग रही है तो आप जरूर कमेंट करें और आगे बढ़े दोस्तों। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और इसको आगे भी बढ़ाएं दोस्तों, दोस्तों के पास अपने सारे लोग पास हो जाएं। पात्रता भी तो लेनी है, थोड़ा इतना भी कर लीजिए, फ्री उनको मिल जा रहा है, आराम से सबको मिल जाए। सारे लोग, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सारे लोग आनंद करें, सारे लोग आनंदित रहें, यही हमारी संस्था का और हमारा उद्देश्य है। हमारे जो भी शिक्षक टेट को पढ़ा रहे हैं
सारे अनुभवी शिक्षक हैं, चाहे वो हिंदी वाले हों, चाहे मैथ वाले हों, चाहे ईवीएस वाले हों, हर एक विषय के जो भी शिक्षक हमारे हैं, चाहे हिंदी वाले, सारे शिक्षक हमारे बहुत अच्छे शिक्षक हैं, अनुभवी, और सारे लोग अनुभवी हैं। पितृ शब्द पूछा, पितृ माने पिता, पितृ शब्द का पूछ दिया आपसे। पितृ शब्द में द्वितीय एक वचन का रूप क्या होता है? देखिए बड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों, सारे सवालों का जवाब आप दे देंगे हमें बड़ा अच्छा लगेगा। पितृ शब्द पूछ दिया कि एक वचन का रूप क्या होगा? पिता, पितरो, पितर, पितरम, पितरो, पितृन, पित्रा, पितृभ्याम, पितृभी, ठीक है। द्वितीय एक वचन पित्रा है कि नहीं? कहीं पित्रा है, पितरम है, क्या है? पिता, पितरो, पितर, पितरम, पितरो, पितृन, पितरम, पितरम पूछ रहा है, तो पितरम कहाँ यहाँ दिया? पितरम, 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 दोस्तों बी विकल्प। अब पिता, पितरो, पितर, हम आपको रूप बता दिए, अब आपको बता रहा हूं पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितरः, पितरा, यही रूप आपको मित्र मिल गया। पितरम रूप आपको मिल जा रहा है, मात्रा आपको नहीं दे रहे हैं, ये देखिए पितरम रूप कहाँ मिला? बी विकल्प में आपको आगे खत मिल गया। आपको बताएंगे कि पिता का रूप कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इतने साथ का काम हो जाएगा, ज्यादा पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है। आपको पहले आते बताए थे, ज्ञानी नहीं बनना है दोस्तों, मेरे प्रिय छात्रों, पास भर होना है, और पास नहीं होना है। 30 में 30 सवाल करने हैं, 29 सवाल करने हैं, बाकी की मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। संस्कृत एक हमारा ऐसा विषय है जो स्कोरिंग है मैथमेटिक्स की तरह से है, टिक पे बैठ के सारे सवाल आपको आ जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। आप लगे भर रहिए दोस्तों। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है? नदी शब्द पूछ दिया, पिता का, नदी का, ढेर सारे रूप आपको मिल रहे हैं, तो आपसे पूछ लिया कि इसका रूप क्या होगा भाई? नदी का रूप क्या है आपसे पूछ रहा है, आप हमें बताइए नदी का। तो नदी, नद्यो, नद्य, नदी, नद्यो, नदी, नद्या, नदीभ्याम, नदीभी, नद्य, नदीभ्याम, नदीभ्य, तो इसी तरह रूप चलता है इसका। तो सप्तमी का एक वचन, तो नद्याम, नद्यो, नद्याम, नद्यो, नदीशु, तो नद्याम कहीं रूप है क्या, बन रहा है क्या भाई? 46 में कहीं नद्याम है क्या? 46 में कहीं कर नद्याम है, नद्याम, नद्यो हो, नदीशु, नद्याम, नद्यो हो, नदीशु बनता है सप्तमी के एक वचन में। तो नद्याम कहाँ है? देखिए पहले विकल्प मिल गया हमको, तो नद्याम, नद्यो, नदीश, नदी, नद्यो, नद्या, ठीक है, नदी, नद्यो, नदौ तो बनता ही नहीं है रूप, नदीयाम, नदायाम, एक ही रूप सही है कि इसमें केवल पहला विकल्प सही है। यानी ये क्या कह रहा है? सप्तमी का एक वचन, क्या है? सप्तमी का एक वचन, यानी आप इसको लिख सकते हैं सप्तमी के एक वचन, अपने हिसाब से लिख लीजिए कि सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है, साथ में एक, पावर एक। आइए, राजपुरुष है, राजपुरुष का मतलब हो गया राजा का पुत्र, ठीक है, तो राज्ञ बन गया, राज्ञ और पुत्र है, राजा का पुत्र, राज्ञ मतलब हो गया, ये षष्ठी का एक वचन है, तो राजा का बनेगा, यहां बनेगा राजा का, इसके नीचे हो गया, और पुत्र माने बेटा या पुत्र, पुत्र का मतलब पुत्र होता है भाई, राज्ञ पुत्र है यानी राजा का पुत्र, तो राज्ञ मतलब षष्ठी, यानी षष्ठी तत्पुरुष समास बन जाएगा। इसमें क्या बनेगा? षष्ठी तत्पुरुष समास बनेगा। और षष्ठी तत्पुरुष कैसे बनेगा? क्योंकि राज्ञ में षष्ठी विभक्ति है, तो विभक्ति के आधार पे हमें यहाँ राज्ञ पुरुष बनेगा। समास विग्रह पूछा, राज्ञ पुरुष है, समास पूछ लेगा आपसे, तो क्या लगाएंगे आप? तत्पुरुष लगाइएगा, और घुस के पूछेगा तो क्या पूछेगा? षष्ठी तत्पुरुष पूछ लेगा। सवाल आपको अच्छा लगा तो आप जरूर आगे बढ़िए। अगला सवाल देखते हैं, नीलकंठ है, इनमें समास कौन सा है? नीलकंठ यानी जिसका गला क्या है? नीला। नीलकंठ एक पक्षी भी होता है, नीलकंठ जिसको और कहा गया है। ये सवाल आपको समझ बन गया, आप हमें जवाब दे दीजिए मित्रों। बहुत अच्छा लग रहा है, सेशन बहुत अच्छा चल रहा है, हमारे छात्र हमको बड़े अच्छे से देख रहे हैं। अब मैं आपको सबको देख रहा हूं। नीलकंठ में पूछ लेगा समास कौन सा है? नीलकंठ, कंठ माने होता नहीं, लोग कहते हैं कंठ नहीं है तो लंठ, कंठ नहीं है तो गाना नहीं गा पाएंगे आप, कंठ माने गला, तो गला जिसका क्या हो? नीला हो, वही नीलकंठ है। नीलकंठ एक पक्षी होता है, आप देखते हो कभी कभी पेड़ में दिखता है, बड़े सुंदर देखने में लगता है, उसका गला क्या होता है? बिल्कुल नीला होता है, नीलकंठ। लेकिन कहा क्या? इसमें समास पूछ लिया कौन सा है? बहुब्रीहि है, द्वंद्व है, अव्ययी भाव है, द्विगु है। 48 नंबर सवाल आपसे पूछा। 48 नंबर का सवाल क्या हो गया? नीलकंठ है जिसका ऐसा, यानी कंठ नील है ऐसा जिसका, यानी किसी तीसरे का नाम बताया जा रहा है, ना तो गले का नाम कोई है ना ही नील का, जिसका गला नीला है ऐसा कौन? ऐसे भगवान शंकर की बात की गई। भगवान शंकर को क्या कहा गया है? नीलकंठ,
ठीक है, बहुब्रीहि समास है। अन्य पद की प्रधानता होती है इसमें, ना तो नील की प्रधानता है ना तो कंठ की प्रधानता है। नीलकंठ अलग है, भगवान शंकर का नाम है। तो यहाँ तीसरे आदमी की जब बात की जा रही है तो यहाँ अन्य पद की जब प्रधानता यहाँ पे हो गई तो कौन सा समास बन गया दोस्तों? बहुब्रीहि। सारी बातें आपको हम बढ़िया से बताएंगे। प्रजा, ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मा जी से प्रजाएं क्या है? पैदा हुई है, उत्पन्न होती है। ठीक है, ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है। इसका ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते क्या हो गया? ब्राह्मण माने ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण मतलब होता है यहाँ ब्रह्मा। ब्रह्मा से यानी ब्रह्मा जी से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, यानी ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है। ब्रह्मा से क्या होती है? प्रजा। प्रजा मतलब हम सारे लोग प्रजा हैं। ब्रह्मा जी से प्रजा उत्पन्न होती है। क्या होती है? इसका अनुवाद यही है, ब्राह्मण है प्रजा प्रजायन्ते। ठीक है दोस्तों, यहाँ ब्राह्मण का मतलब ब्रह्मा जी, ठीक है, प्रजा मतलब सारी प्रजा, प्रजा मतलब सारे लोग, हम जितने लोग इस सृष्टि में है, इस लौकिक जीवन में है, सारे लोग। और प्रजायन्ते माने उत्पन्न होती है। पूछ दिया कौन सा कारक है, आपसे पूछ पड़ा कौन सा कारक है। मित्रों, हमारी कक्षा कैसी आपको लग रही है? हम जरूर जानना चाहेंगे दोस्तों। प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और आप सफल हो जाएं, पात्र हो जाएं, आप शिक्षक बन जाए, यही हमारी शुभकामना आपके लिए 2026 के लिए दोस्तों है। आइए देखते हैं, ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते, इसमें कहा कि संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, करण कारक है, कर्ता कारक है। आप अभी तक जान रहे थे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से आगे नहीं आगे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की, वो तो है नहीं, से आया कि नहीं आया? प्रजा और ब्रह्मा के बीच में से आया, यानी अपादान। अपादान मतलब होता है जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से अमरूद गिरा, पेड़ से जो है जैसे जो कोई भी हो, पेड़ से अमरूद गिरा, पेड़ से नारियल गिरा, पेड़ से जो भी कुछ भी गिरा, अलग हुआ कि नहीं हुआ? पेड़ से जब नारियल आम गिरता है तो पेड़ तो वहीं रह जाता है, डाल वहीं, आम गिर गया, तो दोनों के बीच में क्या? अपादान। अपादान माने अलगाव। भाई यहाँ आम है, गिर गया, पेड़ डाल वहीं रह गई, आम नीचे फट से नीचे आप उठाए खा गए, तो वहां क्या हो गया? अपादान है पंचमी, यानी अपादान कारक हो गया। यहाँ 49 नंबर जो सवाल है, इसका जो उत्तर हमें मिल रहा है क्या? अपादाने। अपादान जैसे ब्रह्मा से, यानी ब्रह्मा से कह रहा है ना, तो जोड़ लीजिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा से के द्वारा, तृतीया मत कह दीजिएगा, यहाँ कर्ण भी दिया, से के द्वारा पूरा होता है, ना कि से होता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, ठीक है, से अलगाव, यानी ब्रह्मा प्रजा, यानी ब्रह्मा से जब प्रजा उत्पन्न होगी तो ब्रह्मा जी से उत्पन्न होकर किनारे हो गई ना, ये बात हो गई। मित्रों, हमारी जो कक्षा आपको अच्छी लगी या नहीं लगी आप जरूर बताइएगा। ठीक है मित्रों, हमारे ढेर सारे छात्र जुड़े हुए हैं। आइए सवाल देखिए भाई, सर्वस्मिन आत्मा अस्ति ही, इस वाक्य में सर्वस्मिन में कौन सा कारक है? पूछ दिया आपसे, सर्वस्मिन में कौन सा कारक है? सर्वस्मिन सर्वयोः सर्वेषु एक रूप बनता है। ये रूप संचालन हमारे जो संस्कृत के छात्र हैं वो तो तुरंत पकड़ लेंगे, लेकिन जो संस्कृत से हट के हैं उनके लिए थोड़ा सा कठिन होगा कि सर्वस्विन रूप कहाँ मिलता है। उनको लगेगा कि तो बड़ा भीषण सवाल आ गया, बड़ा मुश्किल वाला सवाल, अब इसको करें तो करें क्या है ना। तो इसके लिए बहुत मुश्किल दोस्तों नहीं होने वाला है। सवाल आपके सामने आ गया, सर्वस्मिन के कौन सा होगा? सर्वस्मिन सर्वयोः सर्वेषु, सप्तमी का मित्र रूप है ये। आइए, वयम हसामह का वाच परिवर्तन क्या होगा? वयम हसामह का वाच परिवर्तन पूछ दिया, वयम अहम आवा वयम, तो इसका रूप क्या होगा मित्रों? एक ही है तो वयम हसितम अस्माभि हसितम अस्माभि हस्यते, तो मैं आपको बताया था हसामह है तो हसते बनेगा, पठते बनेगा, गम्यते बनेगा, अस्माभि हसते बनेगा। वाच परिवर्तन आपको हम बताएंगे। अगला सवाल, माता सतु पिता वैरी एन बालो न पाठित है न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा अनधीत है सभा मध्ये कथम न भवति ही, कथम न भवति है पूछ दिया। माता सतु पिता वैरी एन बालो न पाठित है न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा अनधीत है सभा मध्ये, सब इस सभा के मध्य में कथम भवति कौन है मित्रों? समय का भाव है, सवाल ज्यादा करने हैं। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा मित्रों? इस सवाल का जवाब है, ठीक है, माता सतु पिता वैरी, ये वाला सवाल 52वें सवाल का जो जवाब हमें मिल रहा है, तो सभा मध्य कथम न भवति, सभा के मध्य में कौन नहीं शोभते? कौन? न शोभते, सभा मध्य न शोभते, ठीक है, सभा मध्य न शोभते, इसका उत्तर हो जाएगा
माता सुत पिता वैरी येन बालों ने पाठित न शोभते सभा मध्य। देखिए न शोभते मिला कि नहीं मिला पिछले में, न शोभते, आपको उसमें सवाल पकड़ना है। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा बालम पाठयन्तो माता पितरों के भवतः हितैषिणः मित्रे शत्रु बालकौ। चारों विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करेंगे हम लोग। इस चयन के आधार पे हम लोग करेंगे माता शत्रु पिता वैरी मित्रों, तो माता शत्रु पूछ दिया, बालम पाठयन्तो माता पितरों के भवतः, माता पितरों शत्रु। यहाँ पे क्या मित्र हो जाएगा? सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 53 का सी हो गया। ठीक है। यद्यपि पूछ दिया, यदि धन अपि, क्या पूछ दिया? यदि धन अपि, यद्यपि। ठीक है, यद्यपि पूछ दिया, यही यदि धन अपि बनेगा। कहां पे है भाई? यदि धन अपि है, यदि धन आप है, ये नहीं होगा, ये यथ नहीं होगा, यदा नहीं होगा, यदि धन अपि होगा, यही यद्यपि बनेगा दोस्तों, यद्यपि बनेगा दोस्तों। ये हमारा सूत्र है। यदि धन कहता है, कौन सा इसमें सूत्र बनेगा मित्रों? यद्यपि में कौन है? यण संधि है। कौन संधि है? यण संधि है। और इसका सूत्र क्या है? इको यणचि है। ठीक है, इको यणचि, इको यणचि सूत्र दोस्तों लगता है इसमें। कहता है कि के स्थान पे यण हो जाता है, यानी ई उरीली के स्थान पे अला हो जाता है। हमारी कक्षा कैसी आपको लगी आप जरूर बताइएगा दोस्तों। समय का अभाव है तो जल्दी चलना है। हाँ, अव्यय पद नहीं है, निम्न में अव्यय पद कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा। अव्यय मतलब पहले बता दिया था कि अव्यय क्या होता है। इसमें चिरम, गंतुम, दिशम और अपरम। देखिए चिरम तो है, सब दिशम शब्द ऐसा है, ये अव्यय पद है, इसका कभी व्यय नहीं होता है। गतेप में कौन सी संधि है? गत धन एपी। ठीक है, गत धन एपी, गतेप बनता है दोस्तों, गत धन एपी बनेगा, गते धन एपी बनेगा। गत धन नहीं बल्कि गते धन एपी, एपी बनेगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? और ये दोनों जब मिलेंगे तो बनेंगे क्या? गतेपी। ठीक है, गतेपी बनेगा दोस्तों। ये हमारा रूप बन जाएगा। गते धन एपी नहीं बल्कि गते धन अप दोस्तों इसका बनता है। गते गते व गते भी बना है ना। ठीक है दोस्तों, गते भी हमारा ये रूप बनेगा दोस्तों। इसी तरह से हमारा रूप ये बन चुका है। ठीक है, हाँ, तो हमारा सब क्या है? गतेपी। हाँ, गतेपी। हाँ, आइए दोस्तों, गते धन आप होना चाहिए, एप नहीं बल्कि गते धन आप होगा दोस्तों। इसका क्या होगा? गते धन अपि, गते भी बनेगा, गते धन अपि। हाँ, गते धन, क्योंकि और ए मिला के आ का अवग्रह होता है तो बनेगा गतेपि। हाँ, गते भी बनेगा। अगला सूत्र देखते हैं दोस्तों क्या है, समय बहुत कम बचा हुआ है। हाँ, तोरली का सूत्र क्या है? तोरली क्या कहता है? तोरली जो सूत्र कहता है कि तोरली हमारा जो सूत्र दोस्तों क्या कहता जानते हैं? तोरली सूत्र जो कहता है वो कहता है कि तवर्ग के बाद यदि ला हो तो हाँ तवर्ग को भी ला हो जाए। जैसे तवर्ग के बाद अगर ला हो तत धन लय। ठीक है, तत धन लय पूछता है, तलय बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? तलय, तलय बन जाता है। कह रहा है कि तत् के बाद यानी इस्ता के बाद अगर ला है, इस्ता का भी ला हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? ता आधा ला यह हो गया तलय। ये तोरली सूत्र कहता है, तलय रूप हमारे सामने आ गया। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? पूछ दिया सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछ चुका है कि सूर्य का पर्यायवाची मित्रम है, मित्र है, भानु है, रवि है। चारों विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करिए। चारों विकल्पों में से एक चयन करते हुए बताइए सवाल कैसा आपको लगा। कौन सा दोस्तों है इसका? तो इसका मित्र है। हाँ, तो आपको मैं कमेंट देख रहा हूं, कौन सा होगा दोस्तों इसमें? देखिए खट से बताइए। 58 नंबर सवाल का जवाब। 58 सवाल क्या कह रहा है? हाँ, देखिए मित्र भी होता है, भानु भी होता है, रवि भी होता है। मित्र और मित्र में बहुत अंतर दोस्तों होता है। ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़िए। दिशा है, शब्द रूप का वचन है। दिशा है, किसका रूप है दोस्तों? एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। तीनों विकल्पों में से विकल्प का चयन करिए। अच्छा लग रहा है, हमारी कक्षा चल रही है आपको मित्रों और आप अच्छा कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल बताइएगा क्या है इसका उत्तर। हाँ, क्या है दोस्तों इसका उत्तर? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो सवाल आपके सामने आ गया, ए सी दोनों होगा दोस्तों। इसमें 59 सवाल में ए भी हो रहा है, एक वचन में भी होता है, बहुवचन में भी होता है। एक ऐसा रूप दिशा है जो एक वचन में भी चलता है और बहुवचन में भी चलता है दोस्तों। ठीक है, ये इसका ए सी ऊपरी में से कोई नहीं, बल्कि इसमें क्या हो जाएगा? ए प्लस सी। थोड़ा विकल्प सही से नहीं बैठाया गया है। इसमें ए भी सही है, ए भी सही है, दिशा है, दोनों विभक्तियों में चलता है। अगला रूप आ गया उपांध्याय वसड़ योगाच्य। कहता है कि इसमें कौन सा हो रहा है सवाल मित्रों? उपांध्याय वसड़ योगाच्य कहता है हरि वैकुंठम अधिवस्ते। तो इसमें कर्म में जो है अधिवस
और उपवस, इस सब में क्या होता है, इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, आधार में द्वितीय हो जाती है। किसमें? आधार में द्वितीय बन जाती है, आधार में द्वितीय लगती है, तो उपवस इत्यादि में द्वितीय विभक्ति होगी, यानी कर्ता ने कर्म को हो जाएगा। मित्रों, हमारी कक्षा कैसी लगी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर से मिलते हैं। हमारी कक्षा आपको अच्छी लगी हो तो आप निश्चित तौर पे लाइक, सब्सक्राइब और इसको अन्य दोस्तों तक भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।